अजमेर में अजमेरू प्रेस क्लब, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और इंडिया डेटा पोर्टल के संयुक्त तत्वाधान में आज वैशाली नगर स्थित होटल लेक विनोरा में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप को दिल्ली से आई इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सीनियर कंसल्टेंट दीप्ति सोनी ने और कंसल्टेंट उपेंद्र सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाडा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों और अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। उसके बाद सभी अतिथियों का बुके देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दीप्ति सोनी ने इंडिया डेटा पोर्टल के बारे में सभी मौजूद लोगों को जानकारी दी और इसकी उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें रुचि दिखाते हुए सोनी से सवाल किए, जिसका दीप्ति सोनी ने सहजता से जवाब देते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडिया डेटा पोर्टल की महत्वता को बताया। कार्यक्रम के समापन में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही इंडिया डेटा पोर्टल की ओर से अजमेरू प्रेस क्लब को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पत्रकार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अजमेरू प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल ने किया। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रताप संकट ने सभी का आभार व्यक्त किया। अंत में सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। साथियों, होटल लेक विनोरा के इस भव्य सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के समारोह की अध्यक्षता करेंगी अजमेर शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती ब्रजलता जी हाडा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये अजमेर की महापौर है। आज के मुख्य अतिथि हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार जी शुक्ला। इनका अभिनंदन तालियों से तो कर दें। हमारे दो साथी दिल्ली से आए हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये एक रेनोड नेम है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, उसकी सीनियर कंसल्टेंट है मिस दीप्ति सोनी। और कंसल्टेंट हैं श्री उपेंद्र सिंह जी। मैं आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा सा परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से मैं क्रम बदल रहा हूं। तो मैं सबसे पहले कुलपति महोदय ब्रजलता जी हाडा और अजमेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल आपसे आग्रह करूंगा, और उपेंद्र जी और दीप्ति जी, कि आप दीप प्रज्वलन करके सरस्वती की तस्वीर के आगे इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। पहले आप सबसे पहले स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य भी है और हमारा परम सौभाग्य भी। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ स्वागत के लिए अजमेर शहर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती ब्रजलता जी हाडा को कि वे यहाँ आएँ और हरीश वरियानी जी इनको बुके देंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साथियों, मैं अब आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूँ जो युवा साथियों हमारे बीच आइए। साथियों आज हमारे पास समय का बहुत अभाव है। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि आज अजमेर शहर में एक शांति मार्च निकला था, उसकी वजह से हमारे कई साथी थोड़ा आने में विलम्ब हुआ है उनको। मैं क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वे भी यहाँ मंच पे आए। आदरणीय श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी, सम्मानीय वीसी साहब श्री शुक्ला जी, आईएसबी से पधारी हुई दीप्ति जी और भाई उपेंद्र जी और रूबी जी यहाँ विराजी हुई हैं। अजमेरू प्रेस क्लब परिवार के सभी साथियों और एमडीएस यूनिवर्सिटी के सभी संभागियों, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। जैसा कि बताया गया, आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सभी जानते हैं कि मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी विश्वसनीयता। अक्सर हम कहते हैं कि अखबार के अंदर न कागज़ का महत्व है न स्याही का महत्व है, उसमें छपने वाली खबरों की विश्वसनीयता ही उसकी ताकत होती है। और जब तक हम उसमें कोई क्रेडिबल जानकारी न दें, डेटा न दें, तो अखबारों में जो फ़र्क होता है, कोई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, कोई कम पसंद किया जाता है, वो उसकी विश्वसनीयता का ही अंतर होता है। और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कार्यशाला ये है। जैसा कि बताया गया है, आईएसबी का एक पोर्टल अभी यहाँ पे बताएंगी दीप्ति जी उसके बारे में। उसमें हमारे को अक्सर ये संकट आता है, रेफरेंस मटेरियल जब हम लेते हैं और इंटरनेट पे भी हम जब कंसल्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हमारे को मिलता है और हमारी खबरों की, हमारे आर्टिकल्स की विश्वसनीयता उससे प्रभावित होती है। बहुत ही उपयोगी टूल है, हमारे को एक ही जगह पर विश्वसनीय और सही जानकारी और आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। हम सभी के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, आप सभी का स्वागत है और हम सब ध्यान से इस कार्यशाला में भाग लें और इसका लाभ उठाएं। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों में एक जानकारी देना आपको भूल गया कि ये आज जो कार्यशाला हो रही है, वर्कशॉप हो रही है, ये अजमेरू प्रेस क्लब, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, बिल एंड गेट मेलिंडा फाउंडेशन और इंडिया डाटा पोर्टल, इन 4 के सहयोग से हो रही है। और मैं सोचता हूँ कि ये अजमेर शहर में इस प्रकार की ये अनूठी और पत्रकार जगत के लिए उपयोगी कार्यशाला, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये पहली हो रही है। तो ये उपेंद्र जी के लिए और दीप्ति जी के लिए भी एक गर्व की बात है कि ये हम आपको इतना समय दे रहे हैं। अब मैं इस कार्यशाला के उद्देश्य में, आखिर ये कार्यशाला क्यों की जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए मैं जिन सज्जन को आमंत्रित कर रहा हूँ वे उपेंद्र सिंह जी हैं। उपेंद्र सिंह जी 35 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। दैनिक भास्कर, सहारा सहित कई मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। 25 वर्षों तक ये ब्रिटिश एम्बेसी में कार्यरत रहे और उसके बाद अब आईएसबी में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत है। मैं उपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और इस वर्कशॉप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं कि ये वर्कशॉप किस तरह से हमारे सदस्यों के लिए उपयोगी है। आदरणीय उपेंद्र सिंह जी। धन्यवाद राजन जी।
डॉक्टर सुश्री लता जी, पीसी साहब शुक्ला जी, डॉक्टर अग्रवाल, राजेंद्र जी और सभी साथी, बहुत मुझे खुशी हो रही है। मैं आभार व्यक्त करूंगा राजेंद्र जी का कि आपसे एक बार बात हुई अभी कुछ महीने पहले और आज उसका ये फल है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस पोर्टल का बेसिकली जो इसके पीछे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो आप लोग ही रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक उन्होंने लैंडस्केपिंग एक उन्होंने जो सर्वे कराया था, तो उसमें ये उसका रिजल्ट निकल के आया था कि पत्रकार बंधुओं को और जो शोधार्थी हैं, जो पत्रकार स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है सही डाटाज, सही आंकड़े उनको मिल नहीं पाते हैं जिनका वो आसानी से उपयोग कर सकें। उस प्रेरणा से फिर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने ये प्लान किया और उसका प्रतिफल है कि आज ये पोर्टल के रूप में हमारे सामने है। और हम पिछले 2 वर्षों से इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित कर रहे हैं और कई शहरों में हम गए जहाँ पर हमने देखा है कि जितने भी हज़ारों पत्रकार जो आए हैं अब तक इतने 2 वर्षों में, सभी ने इसको बहुत उपयोगी पाया है और इसका लाभ उठा रहे हैं। आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स जो आते हैं उनमें आप देखते होंगे उनके नीचे जो है इंडिया डाटा पोर्टल लिखा होता है, सोर्स लिखा होता है। इसका मतलब है कि सभी यूज़ कर रहे हैं और इसको बहुत उपयोगी पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं और इसको जो है देखेंगे, दीप्ति जी इसको बताएंगी, इसका प्रेजेंटेशन देंगी, तो इसको बहुत उपयोगी पाएंगे और उम्मीद है कि आप इसका भविष्य में यूज़ करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साथियों, दीप्ति जी और भूपेंद्र सिंह जी ने दोनों संयुक्त रूप से प्रयासों से और ISB की नेतृत्व में, गाइडेंस में 125 कार्यशालाएँ कर चुके हैं पूरे देश भर में। और मैं सोचता हूँ कि ये अभी इस समय ये 3 वर्कशॉप और जुड़ रही हैं इनके डेटा में। कल ये लोग पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में अपनी वर्कशॉप करके आए हैं, आज अजमेर में है और कल भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार से लगातार इनका जब भी अभियान होता है तो इनकी कोशिश रहती है कि 3 कार्यशालाएँ एक साथ आयोजित की जाए। साथियों, जैसा कि भी उपेंद्र जी ने बताया कि एक समय था जबकि अखबारों में आधा पेज की खबरें छपा करती थी। मैं खुद जनसत्ता में था तो मेरी स्टोरी आधे पेज की छपती थी। उसके बाद हमारे जीवन में प्रवेश किया कंप्यूटर ने और मोबाइल में, और जैसे जैसे उनका प्रयोग हम करते गए हमारे पास समाचारों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलने लगा। तो फिर ऐसी स्थिति आई कि मीडिया हाउसेस को ये कहना पड़ा कि आप कितनी भी बड़ी खबर हो उसको 300 शब्दों में समेट दीजिए। अब जो लोग बड़ी बड़ी खबरें लिखा करते थे उनके लिए बड़ा संकट आ गया कि उसको 300 शब्दों में कैसे प्रेजेंट करें। अब और स्थिति बिगड़ गई, अब 300 शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कार्यशाला आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। क्यों कि जो डाटा आपको मिलेंगे उस डाटा से आप इमेजेस बना सकते हैं, आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, और जैसे ही आप एक अपनी न्यूज़ के साथ ये सब चीज़ों का समावेश करेंगे तो पाठक को उस खबर को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि अच्छा मामला क्या है। तो इस दृष्टि से ये कार्यशाला हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे अतिथि लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मैं थोड़ा सा क्रम तोड़ते हुए, हालांकि वो क्रम बाद में था, लेकिन हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति और आज के मुख्य अतिथि के बहुत बड़े बड़े दायित्व हैं, उनका निर्वाह करने के लिए उन्हें जाना है और हमारे इस कार्यशाला के इन्होंने समय निकाला, इसके लिए अजय बेबी प्रेस क्लब बहुत बहुत आभारी है आपका। तो मैं आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल कुमार जी शुक्ला को।
अजमेर के प्रेस क्लब में पहली बार आने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। एक तो पत्रकार को ही झेलना मुश्किल होता है, फिर पत्रकारों को मीडिया प्रेस क्लब में पेश करना निश्चित रूप से जीवन का एक बड़ा चैलेंज होता है। अग्रवाल साहब, गुंजल साहब, पूर्व अध्यक्ष इस प्रेस क्लब के, भावी अध्यक्ष जो होने वाले हैं इस प्रेस क्लब के, हमारी मेयर साहिबा, मुझे ये तो समझ में आता है कि मेयर साहिबा को आपने क्यों बुलाया, क्योंकि वो अजमेर शहर की प्रथम नागरिक है। अखबारों में होड़ रहती है कि सबसे पहले सूचना कौन लेता है, तो यह तो तारतम्य में बैठता है। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि अनिल शुक्ला को क्यों बुलाया, फिर मैंने एक जस्टिफिकेशन ढूंढा कि शायद हिंदी का सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड था और उसके जो संपादक थे वो जुगल किशोर शुक्ला थे, तो शायद उसी शुक्ला से कोई रिश्ता हुआ। जो आपने वर्कशॉप रखी है बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक पर है। मैं मीडिया का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आज दुनिया में वो देश अमीर नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो देश अमीर नहीं है जिसके पास ज़्यादा हथियार हैं, आज वो देश अमीर है जिसके पास ज़्यादा आंकड़े हैं। तो जो दुनिया में होड़ मची है कि हम किस तरीके से अपना वर्चस्व कायम करें, वो होड़ इस बात की मची है कि हमारे पास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े हों। हम बगल में बैठे हुए व्यक्ति को मैसेज पास करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं, तो वो हमारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति जो हमसे 2 फीट की दूरी पर बैठा हुआ है उसके पास सीधे नहीं जाता है, वो मैसेज पहले अमेरिका जाता है, अमेरिका से फिर वापस दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर अजमेर आता है, और अजमेर के बाद जो आपके 2 फीट की दूरी पर व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास आता है। आज हमारी हर एक्टिविटी वॉच की जा रही है। कहीं पर भी आप ये सोचें कि आपसे संबंधित सूचनाएं लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं तो बड़ा कठिन है। इन आंकड़ों का आप सदुपयोग भी कर सकते हो, इन आंकड़ों का आप दुरुपयोग भी कर सकते हो। कहते हैं 3 तरीके के झूठ होते हैं, एक काला झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है और एक आंकड़ों का झूठ होता है। आंकड़े अच्छे हैं लेकिन आंकड़ों का खेल बुरा है। हमें लगता है पत्रकार लोग आंकड़े यूज करेंगे, आंकड़ों का खेल नहीं करेंगे, क्योंकि आंकड़ों का खेल तस्वीर कुछ की कुछ सामने रख सकता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आंकड़ों का 2 चीजें मैं समझ पाया कि आंकड़ों का जुडिशियस इंटरप्रिटेशन और प्लस खाली नंबर को नंबर मत समझो, क्वांटिटी के साथ जो क्वालिटी छुपी हुई है अगर उनका लिंक करके आप इंटरप्रिटेशन कर पाए तो निश्चित रूप से आपकी न्यूज बहुत बढ़िया होगी। आज जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, गुंजल साहब ने जैसा बताया कि अखबार के साथ साथियों, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी एक सवाल उठाया कि इस कार्यक्रम में उन्हें क्यों बुलाया गया और इस मुद्दे पर वो सोचते रह गए और इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला। अब हमारा असली इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए कि प्रेस क्लब एक ऐसा मंच है जहाँ पे क्लब का नाम आती जाता मनोरंजन होता होगा, लेकिन ये कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से एक एकेडमिक कार्यक्रम है। और जब एकेडमिक कार्यक्रम का यदि हमें उद्घाटन कराना है तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया। एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि हमारी तरफ से अब शुक्ला साहब फ्री हैं, इन जाने से पहले मैं इनको थोड़ा सा अजय मेरू प्रेस क्लब के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हालांकि आज ये पहली बार आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि अजय मेरू प्रेस क्लब पिछले 22 वर्षों से इस शहर में कार्यरत है। और इस अजय मेरू प्रेस क्लब ने, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, सबसे पहली खूबी ये है कि हमारे क्लब में बार नहीं है, जबकि प्रेस क्लब का नाम लेते ही लोग सोचते हैं कि ये शराबियों का अड्डा होगा। तो मैं कुलपति महोदय को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
कि हमारे क्लब में आमतौर पे दूसरे प्रेस क्लब्स के अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन हमारे क्लब के जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे क्लब की महिलाएं भी यहाँ आती हैं, और वो भी ये जानने के लिए आती हैं कि ये सही जगह है या नहीं है। वो अपनी सीआईडी करने आती हैं कि ये लोग गलत जगह को नहीं जा रहे, वो आती हैं। एक बात मैं और शुक्ला साहब को शेयर करना चाहता हूँ कि अजय मेरू प्रेस क्लब की क्या गरिमा है। वो गरिमा मैं एक दो शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्लब में कुछ मानद सदस्य भी हैं। उस मानद सदस्य में जो अजय मेरू प्रेस क्लब के जो पहले मानद सदस्य बने थे, वो अभी वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, वो हमारे क्लब के पहले मानद सदस्य हैं। अंशुमान सिंह जी तत्कालीन राज्यपाल, वो हमारे क्लब के मानद सदस्य हैं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन मैं दो नाम रेखांकित करना चाहूँगा कि इस देश को सूचना का अधिकार देने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट और महात्मा गांधी नरेगा योजना को ड्राफ्ट करके उसको लागू करने वाली मिसेज अरुणा रॉय भी हमारे इस क्लब की मेंबर हैं, और वो रमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला हुआ है। और सबसे बड़ी जो हस्ती है वो हमारे क्लब की, वो इंटरनेशनल हस्ती है, और वो है कैलाश जी सत्यार्थी। वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, और वो भी हमारे क्लब के मानद सदस्य हैं। ये जो मैंने नाम गिनाया है, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप सही जगह आए हैं। तो अब मैं अगर शुक्ला साहब जाना चाहते हैं तो उन्हें आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि वे कम से कम इस क्लब की एक याद लेके जाएं, और मैं क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और शुक्ला साहब को मेमेंटो दें। लगता है कि गुंजल साहब मेरा ज़्यादा सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि शायद इनकी ससुराल शुक्लाओं के यहाँ तो अब मैं आपके सामने आज की मुख्य वक्ता सुश्री दीप्ति सोनी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। एक मिनट आप विराजें, आपका परिचय दे दूँ जरा इन्हें कि आप ये आपको देख कैसे लग रहे होंगे कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की। ये पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़ी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश हाई कमीशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन सभी संस्थाओं से जुड़ने के बाद, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के बाद, अब 2 वर्षों से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सीनियर कंसल्टेंट यानी उपेंद्र जी की भी बॉस है। तो मैं दीप्ति जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और आज की इस कार्यशाला का मुख्य वक्तव्य दें। दीप्ति सोनी जी। थैंक यू राजेंद्र जी। और मैं किसी की बॉस नहीं हूँ, बस यहाँ पे मुख्य वक्ता ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बताऊँगी, लेकिन ज़्यादा सोच रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं आपसे भी सीखूँगी कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे हम आपकी और सहायता कर सकते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा और सुविधाजनक बना सकते हैं अगर डेटा है या विजुअलाइजेशंस को प्रोवाइड करना है तो। जैसे कि राजेंद्र जी ने, उपेंद्र जी ने, सबने थोड़ा सा आपको इंडिया डेटा पोर्टल की हिस्ट्री के बारे में बताया। 2019-20 में असल में हमने जो मीडिया लैंडस्केप स्टडी करी थी, हम जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे देश की ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है, चाहे वो लेबर क्लास देख लीजिए आप, या आप फार्मिंग कम्युनिटी देख लीजिए, इवन कॉर्पोरेट्स, अगर आप सोचें कि बड़े बड़े बिजनेस का फार्मिंग से क्या लेना देना है, तो अगर आप सोचें कि आपको अगर इंडिया गेट बासमती राइस मिलता है तो कहाँ से मिल रहा है, वो फार्मिंग से सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। अगर ट्रैक्टर है, आयशा ट्रैक्टर बना रही है, तो वो किस लिए बना रही है? सड़कों पे चलाने के लिए नहीं, बल्कि खेतों में चलाने के लिए बना रही है। तो अगर हम सिर्फ, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एकदम से दिमाग में सिर्फ और सिर्फ किसान आता है,
गरीबी आती है और लगता है कि किसान को शायद उसकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन हम थोड़ा और उसके बारे में सोचेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे देश की ज़्यादातर जनता, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको, वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो हम ये जानना चाहते थे बेसिकली कि जब मीडिया अगर कृषि के जगत के बारे में जब रिपोर्टिंग करता है तो किस प्रकार की रिपोर्टिंग होती है। तो हमने पहले देखा कि ज़्यादातर तो मीडिया जो है बहुत कम एक तो कृषि क्षेत्र को कवर करता है, जबकि वो मैक्सिमम कवरेज का हकदार है शायद, लेकिन वो बहुत कम कवरेज मिलता है। फ्रंट पेज न्यूज़ तो शायद आपको मीडिया में हार्डली मिलेगी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि जगत से जुड़ी हुई है। दूसरा ये था कि जो थोड़े बहुत समाचार खबरें छप भी रही थी या टीवी चैनलों पे दिखाई भी जा रही थी, जो ज़्यादातर फार्म डिस्ट्रेस या अगर मैं कहूँ एक बहुत ही असुविधाजनक सब्जेक्ट है फार्मर सुसाइड और लोन, उससे ही ज़्यादा कवरेज होती थी। तो हमने देखा कि वो भी कवरेज बहुत कम थी और उसमें भी स्टोरीज जो थी वो एनेक्डोटल ज़्यादा थी। उनमें क्वालिटी तो शायद थोड़ी बहुत थी, एक किसान का पर्सपेक्टिव था, लेकिन उसमें आंकड़े नहीं थे, डेटा नहीं थे। तो हमने मीडिया के लोगों से बात करी कि ऐसा क्यों है। हम समझना चाहते थे, जेन्युइनली समझना चाहते थे, क्योंकि हम एक पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। तो मीडिया के लोगों से जेन्युइनली समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों है कि आप कृषि जगत को एक तो कवर नहीं करते, दूसरा जब आप कवर भी करते हैं तो आप उसको ज़्यादा भाव नहीं देते। तो उन्होंने हमसे 2-3 प्रकार की समस्याओं का साझा किया। पहला कि उन्होंने बोला कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है जिनको हम ट्रस्ट कर सकें। अगर हमारे पास टाइट डेडलाइंस होती हैं, हम फील्ड में भी होते हैं, बाद में आके हमें स्टोरी फाइल भी करनी होती है, उसके बाद हमें अपने डेस्क को टाइम पे देनी भी होती है, तो हमारी इतनी टाइट डेडलाइंस होती है कि हमारे पास रिसर्च का इतना टाइम नहीं होता। दूसरा ये कि जब अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि अगर आप गूगल में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन किस पे आप ट्रस्ट करें, किसको अपना बेस बनाएं, किस डेटा को लेकर क्वेश्चन करें, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो 2000 जनवरी 2020 में हमने www.india data portal की शुरुआत करी, और इसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए ही करी गई क्योंकि मीडिया के लोगों ने हमसे कहा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे आप हमारी डायरेक्ट मदद कर सकें और हमारी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प कर सकें। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि लाइट्स ऑफ करा दूँ क्या, पीछे तक विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, लाइट्स की, थैंक यू। अगर हम सिंपली इसका नाम देखें तो इसका नाम है indiadaportal.com, यानी कि इंडिया का डेटा उसका एक पोर्टल। आप चाहें तो इसको आपके मोबाइल ऐप्स में डाउनलोड कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह से। 1-2 लोग मुझे फ़ोन दिखा रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है। तो हमने शुरुआत करी 3 क्षेत्रों को लेकर के। पहला था फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि खाद्य एवं कृषि क्षेत्र, दूसरा था रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, और तीसरा क्षेत्र जो हमने कवर करना चाहा वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। इन 3 क्षेत्रों से हमने अपनी शुरुआत करी और अब 2 साल के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास इस समय 80 से भी ज़्यादा तरह के डेटा सेट्स हैं, जिसमें हज़ारों तरह के इंडिकेटर्स या डायमेंशंस जिन्हें कह सकते हैं या पैरामीटर्स हैं। तो जैसे अगर आप चाहें तो एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन तो है ही, इसके साथ हमारे पास केंद्र सरकार की काफ़ी सारी जो योजनाएँ हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, इस तरह के भी काफ़ी सारे आंकड़े हैं। हमारे पास बजट का डेटा है। बजट हर साल सरकार पेश करती है, उसमें बताती है कि हमने कितना खर्चा करेंगे हम अगले साल में किसी स्कीम में, चाहे जितनी सरकार की योजनाएं हैं, मंत्रालयों के हिसाब से कितना खर्चा होगा, किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यूनियन बजट में होती हैं। तो ये हमारे पास यूनियन बजट का काफ़ी पुराना डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है। हमारे पास डेटा है, अभी हम देख रहे हैं कि सॉइल को लेकर के सॉइल इज़ लाइफ करके कैंपेन चला रही है एक संस्था, उनके हिसाब से हमारे पास सॉइल का डेटा है जो हमने अलग एक सोर्स से लिया हुआ है। हमारे पास हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, हम बात करते हैं कि कैसे रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, कैसे वो बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास रेनफॉल का डेटा है, टेम्परेचर का डेटा है। इसके अलावा हमारे पास डेटा है असेंबली इलेक्शंस का, बहुत जल्दी हमारे पास पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का भी डेटा आएगा, तो कितना पार्टी वाइज कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इस तरह के सारे डेटा सेट्स आपको इंडिया डेटा पोर्टल पर बहुत आसानी से उपलब्ध कराए गए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको मिलता है। हम जानते हैं कि मार्च 2020 में कोविड आ गया और उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो गया और हमारी इकोनॉमी पे, मतलब विश्व की इकोनॉमी पे तो बहुत ही उसका बुरा असर पड़ा। इसके अलावा हमारे देश की इकोनॉमी भी पूरी तरह से चरमरा सी गई थी।
तो फिर हमसे जो पत्रकार जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे पोर्टल को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे डेटा हमें दे सकते हैं क्या कि जिनसे हम हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हम देख सकें कोविड के मुकाबले। तो हमने अगस्त 2020 में एक इंडिया पल्स हटाई थी, मतलब लिटरली ना पल्स को नापना, जैसे हम कहते हैं ना नब्ज को नापना, ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे डाले, जिसमें एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन जैसे आप कंजम्पशन की बात करें तो मतलब कितनी बिजली की खपत हुई, कितनी बिजली की सप्लाई हुई, पेट्रोलियम कंजम्पशन कितना हुआ, यानी कि एलपीजी गैस कितनी लगी, पेट्रोल डीजल कितना खपत हुआ। उस समय हम जान सकते हैं कि क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरे के पूरे परिवार दिन दिन भर घर में बंद थे, तो जो लोग किचन संभालते हैं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं हमारे देश में, लेकिन जो लोग भी किचन संभाल रहे थे वो किचन में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे। और हमारे, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो, अगर मैं कहूं कि मेरा जो ट्रैवल होता था वो ड्राइंग रूम से मेरे किचन तक ट्रैवल होता था मेरा घर के अंदर, तो वहाँ पे एलपीजी की खपत बहुत बढ़ गई। तो इस तरह के काफ़ी सारे आंकड़े हैं। मनरेगा में स्थिति क्या रही, कितने जॉब्स प्रोवाइड किए गए, इंडस्ट्री और ट्रेड का क्या हालत था, जीएसटी कलेक्शंस कितना हुआ। सरकार, हम जानते हैं कि जीएसटी कलेक्ट करती है, जब हम पैसे खर्च करते हैं, कंपनीज चलती हैं, हम सब लोग जीएसटी देते हैं सरकार को। अगर कोई उस तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है, हम कुछ खरीद नहीं रहे सामान, तो कोई जीएसटी कलेक्शन भी उसी हिसाब से नीचे गिर रहा है। उसके अलावा मार्केट्स का क्या हाल है, फॉरेक्स का क्या हाल है, सोने चांदी के भाव का क्या हाल है, महंगाई का क्या हिसाब किताब है, इस तरह के काफ़ी सारे डेटा सेट्स आपको इंडिया डेटा पोर्टल पर मिलते हैं। और जो मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, मतलब चित्र के माध्यम से कैसे आप लोगों को उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमारा पोर्टल ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप एक तो क्लीन डेटा आपको मिले, एक प्लेटफॉर्म पे मिले, और उसके साथ साथ आप उस डेटा को विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ग्राफिक टूल आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पोर्टल पे अपने आयामों का चुनाव करें, यानी इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करें और कुछ बटन्स दबाएं और पोर्टल अपने आप इस अलग अलग विभिन्न प्रकार के, ये 45 से भी ज़्यादा ऑप्शन है जो आपको बना करके दे देता है। उसके बाद आप जर्नलिस्ट हैं तो समाचार आप अपने लिए तो लिख नहीं रहे हैं, आप हमारे जैसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार लिख रहे हैं, तो आप इसको आसानी से अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, इन सबको बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ तो बहुत शेयर होती है, लेकिन अब जेन्युइन न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो न्यूज़ आती है वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ही आती है कि उन्होंने आज कौन सी स्टोरी करी है। और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं जस्ट इन केस कि अगर आज की वर्कशॉप के बाद आपको लगता है कि आपको और मदद की ज़रूरत है, आप कोई स्टोरी कर रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए डेटा, चाहिए किसी तरह की और मदद चाहिए कि किस तरह का डेटा हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, तो आप हमें यहाँ पे ईमेल पे लिख भी सकते हैं। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अभी जब मैं पोर्टल लाइव साइट पर जाऊँगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, बेटर रिपोर्टिंग ऑन फूड एंड एग्रीकल्चर, और ये फ्री कोर्स है। इसको हमने इंडिया स्पेंड के साथ बनाया है, जहाँ पे IIMs और ISB के जो फैकल्टी है उन्होंने ये कोर्स बनाया है, और ये प्राइस आप देख सकते हैं 0 है। देन जो एक चीज़ और आप कर सकते हैं वो हमारा सेल्फ बेस्ड इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ये सिंक्रोनस कोर्स है। आप चाहें, अगर आपके पास समय हो या आपकी फैमिली में कोई करना चाहता है जो इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में, तो ये एक फॉर्म फिल करना होगा और ये कोर्स वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे मैं वीडियोस हम पहले चला रहे थे, और प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वीडियोस हैं, ट्रेनिंग एंड एक्सप्लेनर सीरीज़ है, डेटा टॉक्स हैं, पॉडकास्ट है पावर ऑफ डेटा के बारे में। तो ये सारा कुछ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने समय पे पोर्टल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। डेटा से रिलेटेड, सोर्स से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, हेल्प से रिलेटेड, कुछ भी। ओके, सो कोई क्वेश्चंस तो मुझे दिखाई नहीं। हाँ जी प्लीज। नहीं, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा पोर्टल नहीं है। हालांकि हम ज़्यादातर डेटा जो है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से सोर्स करते हैं। विश्वसनीयता तो इतनी है कि गवर्नमेंट का डेटा है, क्लीन डेटा है, उसको आप बेस बना सकते हैं। उसको क्वेश्चन करना तो आपका ही, मतलब हम तो आपकी तरफ देखते हैं, पत्रकारों की तरफ, कि वो क्वेश्चन करेंगे कि डेटा सही है नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मनरेगा की मान लीजिए बात करें और सरकार ने, मान लीजिए पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है और सरकार ने बोला कि हमने एक पर्टिकुलर
स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 1000 लोगों को मनरेगा में जॉब दिलवाया, रोजगार दिलवाया। डेटा हमारे पास है, पोर्टल पे क्लीन डेटा है, आप यहाँ एक्सेस करके देख सकते हैं कि जो उन्होंने 1000 बोला है वो वाकई 1000 है भी कि नहीं, डेटा खुद के डेटा में 1000 है कि नहीं, पहली बात तो वो। दूसरा, मान लीजिए डेटा में आपको आता है, दिखता है कि 1000 है, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे 1000 छोड़ो, सिर्फ 500 लोगों का नाम रजिस्टर में है जिन्होंने जॉब की डिमांड करी, और उन 500 लोगों में से भी सिर्फ शायद 200 लोग हैं जिनको एक्चुअली जॉब मिली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने डिमांड करी और आपको मिल गई। तो उस आंकड़े को बेस बना करके, उस डेटा को बेस बना करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उस एक कंपेलिंग स्टोरी लिख सकते हैं। डेटा से आप इंडिकेटर तो बना रहे हैं, डेटा को अपलोड कर सकते हैं क्या मैडम? हाँ, तो हमारा ये फीचर हम पोर्टल पे लाने वाले हैं। तो इस साल अगस्त में हम पोर्टल का एक सेकंड वर्जन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम ये कुछ फीचर्स लाने वाले हैं जहाँ पे डेटा अपलोडिंग की बात है कि यूजर्स अपना खुद का डेटा अपलोड कर सके और उसको कंपेयर कर सके। एग्जैक्टली। तो ये इसकी लीगैलिटी जो है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी ऑथेंटिसिटी, अब अगर हमने ये मतलब दे दिया, एक सुविधा दे दी कि कोई भी अपना डेटा अपलोड कर सकता है, तो अगेन उसको हम कैसे उसको एक्सेस कराएं। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आपका डेटा है, आपने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग से किया, वो आपका डेटा ट्रस्टवर्दी है, पर हमको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना डेटा सिर्फ अपने यूज़ के लिए रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं बाकी के और यूजर्स भी उसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद उसकी लीगैलिटी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही वो फीचर हमने अभी इंट्रोड्यूस किया नहीं है, उसमें हम सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ही वो फीचर इंट्रोड्यूस होगा। इसमें डेटा ऑन डिमांड का भी प्रोविजन है। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मान लीजिए राजस्थान में जैसे जेंडर रेशियो और हायर एजुकेशन में वेमेन का क्या पोजीशन है? डेटा ऑन डिमांड का ये सिस्टम है कि अगर आपको डेटा चाहिए और हमारे पास बैकएंड में डेटा है तो हम आपको दे सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप ये स्टोरी कर रहे हैं और आपको ये डेटा चाहिए, तो हमारी रिसर्चर्स की टीम है वो आपको ढूंढ के वो डेटा देगी। मैडम विजुअल्स का कुछ प्रावधान है क्या इसमें? कॉपीराइट का चक्कर तो नहीं है इसमें कोई? नहीं, कुछ कॉपीराइट नहीं है, कुछ भी कॉपीराइट नहीं है, सब कुछ विजुअल्स ऊपर बता सकते हैं आप? विजुअल्स पर्टिकुलर वीडियो बता सकते हैं विजुअल्स कुछ? मतलब वीडियो क्लिप्स तो इसमें बनाने का अभी प्रोविजन है नहीं, बट ये अच्छा सजेशन है, मैं अपनी टीम को बता सकती हूँ जो डेवलप कर रही है पोर्टल को कि वीडियो क्लिप्स बना सकें। क्योंकि अपन कहीं से एक्सेप्ट करते हैं दूसरी जगह से तो दिक्कत आती है कॉपीराइट की। नहीं, इसमें विजुअलाइजेशन ग्राफिक जहाँ तक जो भी पोर्टल पे है उसमें कोई भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं है। आप हमेशा, हम इसलिए मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन में नीचे नाम आता ही आता है, अगर आप चाहें तो उसको काट सकते हैं, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि फिर क्रेडिबिलिटी का इशू होता है, बट उसमें लिख के आता है कि ये डेटा कहाँ से लिया गया है और इसको पोर्टल और इंडिया डेटा पोर्टल का इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो वो अपने आप लिख के ही आता है। डिक्लेरेशन आपका ही है? डिक्लेरेशन हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है उस हिसाब से, अगर आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो। अगर आप नहीं डिस्प्ले करेंगे तब तो ऑब्वियसली सोर्स मिसिंग है। तो हाँ डेफिनेटली। मैडम इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से डाउन जो सिटीज हैं या रूरल बैग उनके लेवल के डाटा मिल जाएंगे इसमें? बिल्कुल मिल जाएंगे। अगेन अलग अलग डेटा अलग अलग लेवल पे अवेलेबल होता है। सिटी का हो गया या तहसील लेवल का डेटा भी है, ब्लॉक लेवल का भी डेटा है, मार्केट लेवल का डेटा है, जैसे बाजार हाट लगते हैं गाँव में, उनका भी डेटा है। ईच एंड एवरी कैटेगरी आप जितना डीपर जाना चाहेंगे, अलग अलग डेटा अलग अलग लेवल पे है। जैसे अगर मैं आपको एक दो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट दिखाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे CSR का डेटा, आजकल CSR की बहुत बात होती है, तो हमारे पास CSR का डेटा है, और आप अगर मैं इसको आपको विजुलाइज में दिखाऊं, आप इंडिकेटर में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितना पैसा लगाया गया, कितना पैसा बजट किया, किस सेक्टर में लगाया, किस साल, किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट में लगाया, या फिर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने, मान लीजिए अगर आपको देखना है कि टाटा ने कितना पैसा लगाया, तो आप टाटा टाइप कर दीजिए, टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने कोई भी पैसा CSR में लगाया वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। या मान लीजिए टाटा छोड़ दीजिए, आप महिंद्रा देख लीजिए, महिंद्रा की जितनी भी कंपनीज हैं कितना पैसा लगाया। अगेन ये सिलेक्शंस आप खुद कर सकते हैं, CSR का बहुत अच्छा डेटा है ये हमारे पास। दूसरा एक डेटा सेट अगर मैं और दिखाना चाहूँ तो जैसे NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर डेटा समरी की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी आता है कि कितनी महिलाएं हैं 6 साल से ऊपर की जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया हो, या पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, कितने बच्चे हैं 5 साल के जहां पे उनका बर्थ रजिस्टर हुआ है सिविल अथॉरिटी के साथ,
कितने घरों में बिजली आ रही है। अब आप नॉर्मली ये नहीं सोचेंगे कि NFHS के डेटा में बिजली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे है पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी, जितनी जनता जो है वो इन घर में रह रही है जब बिजली आती है, या सैनिटेशन फैसिलिटी का क्या हिसाब है, स्कूलिंग, कितने महिलाएं जिनको 10 साल से ज़्यादा पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई भी स्टोरी करी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो उनका अनकैश अवार्ड्स थे अलग अलग, जितनी भी 6 लैंग्वेज कैटेगरीज हैं, तो हमारे पास 7 लैंग्वेज कैटेगरीज थी, 6 जो लैंग्वेजेस पोर्टल पे अवेलेबल हैं वो, और 7th लैंग्वेज पर ऑल अदर लैंग्वेजेस, और सारे कैश अवार्ड्स थे। मतलब आई थिंक फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपये, 20,000 ऐसे कैश अवार्ड्स थे। तो इस तरह के भी कॉम्पिटिशन्स हम रन करते रहते हैं अक्सर। अब ब्लॉग जैसे मतलब आप अप्रूव करोगे उसके बाद ही उस पे शो होगा या वैसे आप अपने आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई अप्रूवल का प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट ऐड न्यूज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। साथियों, अभी आपने मिस दीप्ति सोनी से एक बहुत ही नया और रोचक विषय सुना, और जिस तरह से हमारे सदस्यों ने सवाल जवाब किए, वो भी एक अच्छी बात है कि वो लोग गौर से सुन रहे हैं। ये बात को प्रमाण दे रहा है कि आपकी बात को लोगों ने गौर से सुना है। पूरा 1 घंटे आधा घंटा कम कर दिया इन्होंने, 1.5 घंटे के लिए। पूरा 1 घंटा रिकॉर्ड। इनका लेक्चर 1.5 घंटे का है। मैं आप कई साथियों ने मेरे से एक प्रश्न किया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। मैं दीप्ति जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो सरकार के जो डेटा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकार ने उज्ज्वला योजना में कितने कनेक्शन दिए हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दे दिए, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन उज्ज्वला योजना को लागू करने के बाद में जो प्राइस हाइक हुई है, उससे कितने लोगों ने उज्ज्वला योजना को उपयोग करना बंद कर दिया है? क्या इस तरह का डेटा आपका पोर्टल अवेलेबल कराएगा? सर, उज्ज्वला का डेटा हमारे पोर्टल पे आएगा और उस टाइम पे हम देखेंगे, जैसे सर उज्ज्वला का डेटा भी हमारे पोर्टल पे अगस्त में आ जाएगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कितने लोगों ने उज्ज्वला का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो मैं इंडिकेटर्स देखने के बाद ही बता सकती हूँ। जैसे मैंने प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में खुद का इंडिकेटर बनाने की बात करी कि आप खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं, तो हो सकता है उसमें भी ये वाला ऑप्शन होगा कि आप उज्ज्वला पहले कितने लोग इस्तेमाल करते थे, प्राइस हाइक के बाद अब क्या स्थिति है, वो रेशियो शायद आप निकाल सकेंगे। पर क्योंकि मैंने वो डेटा अभी देखा नहीं है डिटेल में, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट कर नहीं पाऊंगी, लेकिन वो शायद स्कीम होगी वहाँ पे। साथियों, ये आज की वर्कशॉप लगभग समापन की ओर जा रही है। हमारे जितने भी साथी हैं वो सब भी लंच के इंतज़ार में होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि आज हमारी इस कार्यशाला में जो विशिष्ट लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उससे उनके मैं नाम गिनाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये एहसास हो कि ये कार्यशाला कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले नाम आमंत्रित पुकारूंगा डॉक्टर मिलन यादव। ये गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में ज्योग्राफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और ये चूँकि इस वर्कशॉप का जो ओरिजिनल जो टॉपिक है वो ये है कि जर्नलिज्म एंड रिसर्च। तो ये कई लोगों को PhD करा चुके हैं, और पूरे समय इन्होंने जिस तन्मयता से आपको सुना है वो मैं बार बार देख रहा था। एक हमारे यहाँ अजमेर शहर में एक टर्निंग पॉइंट स्कूल है, उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर अनंत भटनागर, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि अजमेर में जो 2 PRO लगे हुए हैं और एक PRO के पास डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज है, वो दोनों भी यहाँ पूरे समय से यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि दोनों मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो पत्रकारिता के अध्ययन का
कहीं ऐसा नहीं है कि किसी तरह का लाभ नहीं मिला हो, इन लोगों को पूरा लाभ मिला है। और आज ये दोनों मिस्टर भानु प्रताप जी गुर्जर और संतोष प्रजापति दोनों यहाँ उपस्थित हैं। अब आपने गौर से देखा होगा कि आमतौर पे जब भी लोग अतिथि लोगों को बुलाया जाता है तो वो अपनी व्यस्तता का जिक्र करके और अपनी औपचारिक रस्म को पूरा करके और जाने की विचार करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए आज एक बहुत सुकून की बात है कि हमारे शहर की मेयर ब्रजलता जी हाड़ा ने पूरे समय हमारी इस वर्कशॉप को दिया और गौर से सुना और वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। तो मैं अब सबसे अंत में ब्रजलता जी हाड़ा को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और जो कुछ भी उन्होंने इतने समय में जो कुछ महसूस किया वो बताएं। आज मेरे प्रेस क्लब के अध्यक्ष रवीर जी भाई साहब, मैडम दीप्ति जी, सभी पत्रकार बंधुओं, जो आज ये प्रेस क्लब की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, वैसे मुझे भी बहुत कुछ डाटा के बारे में सीखने को मिला। इतना मैं जानती नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें आज। तो मैं भी घर जाके अपने मोबाइल पर सब सर्च करूँगी और देखूँगी आपने जो जो बताया। तो आपने बस इतना ही कहूँगी, मैं तो इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। आप भी जो पत्रकार हैं तो आपको भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। और जो है आपके माध्यम से ही जो अजमेर की जनता है या पूरे विश्व की कह लें आप, अखबार के माध्यम से ही जनता को जो सारी जानकारी प्राप्त होती है, तो वो जानकारी भी आपसे ही प्राप्त होगी। तो यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम की एक छोटा सा कार्यक्रम और बाकी रह गया है कि जो हमारे इस समारोह में आए हैं उनको हम मोमेंटो देना चाहते हैं, ताकि उनको याद रहे कि ये अजय मेरू प्रेस क्लब के किसी कार्यक्रम में जाके आए। उनको राजस्थान की याद दिलाएगा। मैं लेकिन हमारे उपेंद्र सिंह जी का एक आग्रह था कि चूँकि अजय मेरू प्रेस क्लब ने इतना भव्य आयोजन कराया है, और अभी मुझे बाहर भी ये कह रहे थे कि इतना बहुत कम जगह देखने को मिला है, कम से कम राजस्थान में तो नहीं मिलेगा, ऐसी उनको अभी से उम्मीद है। तो मैं उपेंद्र सिंह जी और चर्चा हो रही थी और आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप सभी लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ्री है कि नहीं, तो इसमें रमेश भाई साहब ने बाद में मुझे कहा कि जो पत्रकार इसका इस्तेमाल करेंगे उनको 1000 रुपया प्रेस क्लब की ओर से दिया जाएगा। जो इस्तेमाल करेंगे, लेंगे नहीं, क्लब देगा। कौन कौन लेंगे तो बात की बात है। जब अखबार के डेस्क पर काम करते हैं और हमारे साथी लोग बहुत सारे आंकड़े लेकर आते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं उपलब्ध नहीं होती है रात को और बहुत दिक्कत आती। मेरे हिसाब से दैनिक भास्कर अभी बहुत ज़्यादा आंकड़ों का, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये समय की मांग के हिसाब से ज़रूरी है। लोकल स्तर पे क्योंकि एडिशंस भास्कर के बहुत है,
ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और हमारे जो पत्रकार साथी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सुविधा है। राज्य का बजट आता है तो हम लोग को पूरा 400-500 पेज का एक पूरा उठा करके उसको देखते परेशान हो जाते हैं। वो जो 2-3 आंकड़े आप बता रहे हैं, अगर वो भी उसमें आ जाए तो लीगल रिपोर्टिंग करते समय जिस डाटा की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं लंबे अरसे से, वो कमी आप लोग पूरी कर देंगे तो पूरे भारत में खास करके जो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं उन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्रेडिबिलिटी तो सरकार की है, सरकार तो अपने पक्ष के ही आंकड़े उपलब्ध कराती है, तो जाहिर है उनको क्रॉस टेली करना यही जर्नलिस्ट का काम है। ये आपने हमें बताया, आपके इस डाटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फोकट में अगर तो और 1 नहीं 3 सीसी ला, पता नहीं किस वक्त काम आ जाए कि देखो खाना वाना तो आप लोग घर से खाकर आए। तो मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है और किन के द्वारा किया गया? देखिए, ये कार्यक्रम हमने अजय मेरू प्रेस क्लब के जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी ज्ञान की वृद्धि के लिए की। और हमारे पत्रकार साथियों को कई बार आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो हमने उनको इस माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया कि आज जितने भी लोग आए वो सब लोग यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। और ये उनके आगे जो पत्रकारिता का जो जीवन है उस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, किनके संयुक्त तत्वाधान में किया गया है, किस संस्था के द्वारा? ये अजय मेरू प्रेस क्लब के उसका मेन आयोजक है जी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जी, और इंडिया डाटा पोर्टल, इन सब के सहयोग से ये आज ये इतना भव्य कार्यक्रम है। आज की वर्कशॉप का हमारा मुख्य उद्देश्य था समाचारों को तथ्यपरक बनाने के लिए डेटा और विजुअलाइजेशंस का प्रयोग करना। हमारा इंडिया डेटा पोर्टल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से हमारा एक इनिशिएटिव है जो पत्रकारों की डिमांड के ऊपर ही बनाया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पत्रकारों का जीवन थोड़ा आसान बना सकें, उन तक क्लीन डेटा पहुंचा सकें जो पब्लिकली अवेलेबल हो, और ताकि वो उसको आसानी से विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकें। इस डेटा को पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम समाचारों में थोड़ा क्रेडिबिलिटी लाना चाहते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं और जनता तक सही आंकड़े और सही समाचार पहुँचाना चाहते हैं। इसमें मैडम लीगल को लेके भी कोई दिए हुए हैं डाटा का, ना जैसे ना बच्चों के ऊपर कोई वो होते हैं तो किस स्टेट में ना बच्चों के कितने मामले हैं, पोक्सो के कितने मामले हैं, NDPS के कितने मामले हैं। तो हमारे पोर्टल पे ये हमारा पोर्टल का एक 2.0 वर्जन अभी अगस्त में लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा डालने वाले हैं, यानी कि NCRB का डेटा। वहाँ पे इस तरह की काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। हम जुडिशरी का भी डेटा अपने पोर्टल पे लाने वाले हैं, जहाँ पे आपको कितने केसेस जो है वो कोर्टों में लंबित पड़े हैं, कितने मामले, उस तरह का भी डेटा हमारे पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्थ का जैसे मैडम आपने आंकड़ा बताया था कोविड के अंदर CSC इतनी है, PSC इतनी है, इसमें ऑक्सीजन की खपत है ना कितनी हुई थी, किस स्टेट में हुई थी या किस CSC PSC पे हुई थी? ऑक्सीजन की खपत का डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास कोविड-19 केसेस का डेटा और कोविड-19 वैक्सीनेशंस का डेटा है। और अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखेंगे तो उसमें और भी अलग अलग तरीके की बीमारियों के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम दीप्ति सोनी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, भारतीय इंस्टीट्यूट।